नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं आपके लिए लाता हूं सेहत संबंधी जानकारी भरे वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिसके लक्षण इतने कॉमन हैं कि बहुत सारे लोग इन लक्षणों से परेशान रहते हैं। और अक्सर उनकी परेशानी की वजह ये होती है कि जितने ज़्यादा उनको लक्षण हो रहे होते हैं, उतना ही टेस्ट के अंदर, किसी अल्ट्रासाउंड के अंदर, यहाँ तक कि लोग एंडोस्कोपी कराते हैं, कोई सीटी स्कैन कराता है, किसी भी तरह की बीमारी सामने नहीं आ रही होती है। ये सबसे बड़ी वजह होती है परेशानी की, क्योंकि इंसान को ये लगता है कि पता नहीं मेरी आंतों में, मेरे पेट में, मेरे लीवर में कहीं कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है या इसका पता नहीं लग पा रहा है, इसका निदान नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं और बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप में से बड़े सारे लोगों ने शायद इस नाम को सुना हो, लेकिन ये लक्षण इतने ज़्यादा तंग करने वाले होते हैं कि इंसान को परेशानी रहती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, साथ में कभी कभी हेडेक हो सकता है, या वो इतना उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि वो सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाते, खान पान का आनंद नहीं ले पाते और हमेशा उनको ये परेशानी पेट में बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इन लक्षणों के बाद किस तरह की जांच करनी चाहिए, और इसके जांच होने के पश्चात जब हमें पता चल जाता है कि ये क्या बीमारी है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इन लक्षणों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। कॉमन लक्षण होते हैं पेट में दर्द होना, गैस का अधिक बनना, पेट का फूला फूला रहना, ख़ास तौर पर जैसे ही कुछ खाना खाया, चाहे थोड़ा सा भी कुछ खा लिया, उसके बाद एकदम से पेट फूल जाता है। कई लोगों को दस्त रहते हैं, बार बार लूज मोशन होते रहते हैं, किसी किसी को कब्ज़ी रहती है, या कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बारी बारी से दोनों होते हैं, कभी दस्त हो जाते हैं, कभी कब्ज़ी हो जाती है, पेट हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है। इसके लक्षणों की जब हम मरीज़ों से बात करते हैं तो हम ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लक्षण उनको सोने के बाद भी तंग करते हैं, कि जब आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है, उसके बाद भी कभी ऐसा है कि आपको पेट दर्द की वजह से उठना पड़ा या आपको लूज मोशन के लिए उठना पड़ा। ये फ़र्क करता है एक ऐसी बीमारी में जहाँ की आंतों के अंदर कोई सोजिश है, कोई कीटाणु है, कोई इन्फेक्शन है या छाले बने हैं, और आईबीएस में। आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, रात में कभी भी मरीज़ परेशान नहीं होता है, कभी भी उसकी नींद नहीं खुलती है पेट दर्द की वजह से या लूज मोशन होने की वजह से। जबकि जो दूसरे बीमारी होती हैं जिसमें आंतों में छाले हो सकते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है या ट्यूमर होते हैं, उनमें ऐसे लक्षण होंगे कि रात को भी मरीज़ को उठना पड़ेगा, हमेशा ऐसे डिस्कम्फर्ट रहेगा, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि पेट भारी है, पेट में कुछ चुभन है, कुछ दर्द है, लेकिन जैसे ही आप टॉयलेट जाते हैं उसके बाद आपको हल्का महसूस होता है। ये भी एक लक्षण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। तीसरी बात ये होती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वालों को, हालांकि उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है, पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, फिर भी उसके बावजूद भी उनका वज़न कम नहीं होता है, वज़न उनका ठीक रहता है, उनकी सेहत ठीक रहती है। बाकी जो बीमारियां हैं उनसे फ़र्क करने के लिए फिर डॉक्टर इनके कुछ टेस्ट कराते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि पेशेंट को थायराइड संबंधी समस्या तो नहीं है जिसमें ऐसे लक्षण हो सकते हैं, पेशेंट को कोई आंतों के सूजन या आंतों के छाले होने वाला बीमारी तो नहीं है जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, या अंदर आंतों में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण ऐसा हो सकता है, उसके लिए भी डॉक्टर जांच कराते हैं। तो कुछ जांचें होती हैं जिन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, लीवर में सोजिश तो नहीं आ रही है, थायराइड की समस्या तो नहीं है, अंदर कोई इन्फेक्शन का कोई साइन मिल रहा है क्या। मल की जाँच करते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है किसी प्रकार की, उसकी जांच की जाती है। किसी किसी मरीज़ों में अल्ट्रासाउंड के बाद एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन का टेस्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार कुछ जांचें करने के बाद हम केवल ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जहाँ पर आंतों में छाले हो, इन्फेक्शन या कोई ट्यूमर होने का खतरा है। और जब वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और मरीज़ की जो हिस्ट्री है, जिसको हम कहें कि मरीज़ के जो लक्षण हैं, मरीज़ को किस तरह की दिक्कत हो रही है, उसके बाद फिर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनाते हैं। और जब ये डायग्नोसिस बन गया तो सबसे पहली बात मरीज़ को हम यही समझाते हैं
कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस बीमारी से जान का कोई खतरा नहीं है। ये क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है, मरीज़ हमसे यही पूछते हैं कि अक्सर कि ये मुझे क्यों है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, आईबीएस का होने का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण ये होता है। कई लोग एंग्शियस पर्सनैलिटी होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेस एक कारण है जिससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। खान पान में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अगर कोई उस तरह के खान पान को ज़्यादा ले रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है। न्यूरो हार्मोनल चेंजेस, जिसको आप कह लें कि कुछ बॉडी में कुछ न्यूरो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। आंतों के अंदर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको माइक्रोबायोटा कहा जाता है गट का, अगर उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है। और यहाँ मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें खान पान का बहुत अधिक रोल रहता है, क्योंकि हमारा खान पान आजकल का जो हो गया है, जिसमें हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, हाई कैलोरीज फूड ज़्यादा ले रहे हैं, वसा वाला खाना ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारे आंतों का माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे जो आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो खान पान का इसमें बहुत अधिक रोल रहता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ों को परेशान करने में। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके कारण हैं स्ट्रेस, खाना पीना, कुछ गट माइक्रोबायोटा का डिस्टर्ब होना और न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। अब इसी आधार पर इसका इलाज भी किया जाता है। सबसे पहले क्या है? स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस किसी इंसान को बहुत अधिक है तो कुछ एक दवाइयाँ स्ट्रेस कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी ठीक कर देती हैं। इसके अलावा जैसे दूसरी बात मैंने कही कि खान पान से संबंधित है, यहाँ पर मैं एक जिक्र करूँगा FODMAP डाइट का, FODMAP। ये एक डिस्क्राइब्ड डाइट है जिसके लिए और जानकारी आप ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कुछ प्रकार के खाने होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग तरह की शुगर की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ जब मैं अगर शुगर की बात कर रहा हूँ तो आप कॉमन समझ जाएंगे कि ये कुछ मीठे खाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ खास तरह के शुगर्स होते हैं, जिसकी वजह से आईबीएस के मरीज़ों को परेशानी होती है। अब हमारा मकसद क्या रहता है? हम सबसे पहले तो हाई FODMAP डाइट को, जिसके अंदर कुछ तरह के शुगर ज़्यादा हैं, उन डाइट को बंद करने के लिए कहते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पर इसमें योगर्ट और आइसक्रीम जिसका हर कोई दीवाना है। आइसक्रीम बच्चे तो इतने चाव से खाते हैं, उसकी वजह से ये ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है और आईबीएस होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद कुछ गेहूं से बने हुए पदार्थ। गेहूं हम सब बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम बात करें तो आटे से हर एक चीज़ बनी हुई होती है। तो मिठाइयाँ जहाँ पर मैदा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाने में भी अगर वीट से बने हुए, गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कारण। उसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें कि फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एप्पल, पीयर, नाशपाती या चेरीज़। उनको अधिक मात्रा में खाने से भी ये दिक्कत हो सकती है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें अनियन, प्याज और लहसुन, जिनके कारण आईबीएस की समस्या बढ़ती है। अब हम मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से बंद करना है। अब FODMAP डाइट से ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को समझाते हैं कि सबसे पहले तो इन चीज़ों को, जो 4 चीज़ें मैंने अलग अलग तरह की बताई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ गेहूं के प्रोडक्ट्स हो गए, प्याज और लहसुन हो गया, ये सब आपको बंद करना है। फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्याज और लहसुन वाली चीज़ें ऐड कर ली, देखा थोड़े दिन कि अगर इससे दिक्कत नहीं हो रही है, इसका मतलब इससे आपको परेशानी नहीं है। अलग अलग मरीज़ को अलग अलग खाने से परेशानी हो सकती है। तो अगर उससे परेशानी नहीं हो रही है, फिर आप ऐड कर लें कि आज मैं अब गेहूं वाली चीज़ें थोड़ा बढ़ा देता हूं। अगर उससे भी परेशानी नहीं हो रही है तो देन यू कैन कंटिन्यू, और आप आगे जा कर के फिर थोड़े से फ्रूट्स, अब मैं थोड़ा सा एप्पल भी शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा पीयर ले लेता हूँ, अगर इससे भी दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आप डेयरी प्रोडक्ट भी अपने फूड में थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और आपको जैसे जैसे आप इन खानों को ऐड करते रहेंगे, जिस खाने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये खाना खाने के बाद मुझे दिक्कत हो गई, तो वैसे हम पेशेंट को 2-2 हफ्ते या 3-3 हफ्ते का गैप एडवाइस कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद आप एक चीज़ को ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने
प्याज और लहसुन वाली चीज़ को ऐड कर लिया। फिर 2 हफ्ते ऑब्ज़र्व किया या 1 हफ़्ता ऑब्ज़र्व किया कि आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर दूसरे खाने को ऐड किया, जैसे गेहूँ से बने हुए प्रोडक्ट। फिर तीसरे खाने को ऐड किया, जैसे कि कुछ फ्रूट्स। अगर उसके बाद भी दिक्कत नहीं है या आपको दिक्कत आ रही है तो समझ आ गया कि इस खाने से दिक्कत है, फिर अगला खाना आप ऐड करेंगे जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए। तो इस प्रकार अलग अलग मरीज़ को अलग अलग खाने से दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे करके आप खुद देख सकते हैं कि कौन से वाले खाने से आपको दिक्कत हो रही है। उस खाने को आपको अवॉइड करना है और बाकी खाने आप थोड़ी मात्रा में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे जो शेयर की वो है कि गट माइक्रोबायोटा, जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं हमारी आंतों के, वो कम हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण IBS की दिक्कत ज़्यादा होती है। अब वो मैंने जैसे शुरू में भी आपको बताया कि हमारा खान पान जो आजकल का हो गया है, प्रोसेस्ड फूड वाला, रिफाइंड फूड वाला, हाई कार्बोहाइड्रेट वाला, जल्दी फास्ट फूड, जो जल्दी से मिलने वाला खाना, जिसके कारण हमारे खाने के अंदर फाइबर की क्वांटिटी कम हो गई है। हम हरी सब्जियां, सलाद, मिलेट्स, नट्स नहीं लेते हैं, जिसके कारण IBS की समस्या ज़्यादा रहती है। तो IBS के मरीज़ों के लिए या सभी के लिए मेरी एडवाइस रहती है कि हम हाई फाइबर खाने को लें, जो कि हमें मिलता है हरी सब्जियों से, सलाद से, नट्स से, मिलेट्स से। उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें IBS की समस्या कम होगी। तो हमने अब तक बात कर ली कि स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयों से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। फोडमैप डाइट से हम अपने खान पान से जो समस्या IBS में हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खान पान के ही बदलावों से हम अपने गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी कर सकते हैं। गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी करने के और क्या क्या तरीके हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। अब हम जो बात करेंगे वो है कि न्यूरो हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उनको माइग्रेन भी साथ में होता है, क्योंकि ऐसे कुछ न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल बॉडी में एक्सेस में बन रहे होते हैं जो कि आंतों को और दिमाग के कुछ अंगों को साथ साथ असर करते हैं। तो माइग्रेन पर भी एक डिटेल वीडियो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ अगर किसी को हम देखते हैं कि साथ में न्यूरो हार्मोनल चेंजेस भी हैं, उसके लिए भी दवाइयों से इलाज होगा। तो दवाइयों का रोल रहेगा स्ट्रेस कम करने में और न्यूरो हार्मोनल चेंजेस को कम करने में। गट माइक्रोबायोटा के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं IBS को ठीक करने के लिए। यहाँ मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि IBS अगर आपको बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। IBS बिल्कुल मैनेजेबल है। आप थोड़ी दवाई से स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरो हार्मोनल चेंजेस अगर हैं तो उसके लिए डॉक्टर दवाई दे सकते हैं। आपको गट हेल्दी रखना है, अपनी आंतों को तंदुरुस्त रखना है, उसके लिए खान पान में कुछ बदलाव करने हैं। उसके अलावा अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो भी IBS परेशान नहीं करता है। तो समराइज़ करने के लिए एट द एंड मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा, IBS के मरीज़ों को अपने जीवन में खान पान में बदलाव करना होता है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना होता है, और अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं अपने वीडियोस को टू द पॉइंट और छोटा रखता हूं, क्योंकि अगर किसी भी बीमारी के लिए पूरी तरह से हम बात करने लगें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। मैं आप लोगों के लिए केवल सिंपल सी बातें लेकर के आता हूं, जिससे आप सिंपल साधारण शब्दों में बात को समझ सकें कि कौन सी बीमारी के लिए हमें किस तरह का प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से अपनी बीमारी से लड़ना है। तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी करने के लिए और माइग्रेन के लिए जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।